देखिए सर, डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्चुअली हमारे जो सिलेबस जो मेंशन कर रखा है इसमें, उस सिलेबस में आपको इसने 13 यूनिट लिखी हुई हैं। ठीक है, मतलब 13 टॉपिक दे रखे हैं। उन टॉपिक को मैं यूनिट वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक को मैंने एक यूनिट बोल दिया है, तो उसमें से पहली यूनिट के बाद में दूसरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब 8th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले आप देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिलेबस है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। देखिए दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या लिखा है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी होंगी, उसके अंतर्गत यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल आ गया, होमोजीनियस आ गया, जो 12th वाला पोर्शन था ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ये भी पढ़ेंगे हम। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड और दूसरे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी इसने बोल दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को आपसे समझना चाहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं फिर धीरे धीरे हम इसको क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। पहली बात आप समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले अगर मैं पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ a0 प्लस a1x प्लस अप टू एन सॉन प्लस ए एन एक्स रेज टू दी पावर एन ए एन नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम कह देते हैं सर n डिग्री का पॉलिनोमियल है। n डिग्री का क्या है, पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ आगे को प्लस डॉट 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 लिखा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, यदि मैं पी एक्स को 0 के बराबर रख देता हूँ, पी एक्स को 0 के बराबर रख देता हूँ तो सर ये बन जाती है इक्वेशन। क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अगर आपने पी एक्स को यहाँ 0 के बराबर रख दिया तब वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है बात। तो हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। पहली बात आप समझिए, अगर y बराबर आपको एफ एक्स गिवन है तो इसमें जो ये x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, टू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, कुछ भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, तो आप ऐसी इक्वेशन को कह देते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, y ऑलरेडी x का फंक्शन होता है तो इसका मतलब x तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। तो ये इक्वेशन मेरी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसे हम क्या कह देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। तो पहला तो हमने सर समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसके बाद कि क्या कौन कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप की जहाँ मैं बात करूँगा तो दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, एक पढ़ेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जब आपके पास y बराबर एफ एक्स, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हूँ, इनके पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हम बात करते हूँ तो हम वहाँ पे क्या कह देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर बात आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसको भी पढ़ना है हमें। कैलकुलस में ना एक टॉपिक आता है यूलर होमोजीनियस इक्वेशन, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक और जैकोबियन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का अगर हम बात करते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरे से पूछे पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव मैंने वर्ड कहा
तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है यहाँ पे ये मोर देन, ये जो जेड है ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। अब आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एमएससी में सबने पढ़ रखी है। आप वहाँ पे मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन जब पढ़ते थे, तो मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन पढ़ते समय आपको एक, आप बुक अगर आपने पढ़ी है तो उस पर आपने पढ़ा होगा पक्का कि गेहूं की फसल के बारे में बोला गया, एक एग्जाम्पल दिया गया है। गेहूं की फसल, अगर मैं बात करता हूं कि गेहूं की फसल को मैंने एक वो ले लिया, वेरिएबल ले लिया, तो गेहूं की फसल किस किस पे डिपेंड करती है, ध्यान दीजिएगा। गेहूं की फसल डिपेंड करेगी, आप क्या सॉइल की फर्टिलिटी है, वेदर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कैसा है, कैसा फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हैं, इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ तो इस पे डिस्टर्बेंस मिलेगा। तो ये सब पे डिपेंड करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है आपस में, लेकिन ये जो है आप गेहूं की फसल जो है इन सब पे डिपेंड कर रही है, तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव कह देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करने का तरीका अलग होता है, उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे। ठीक है सर। तो मैंने क्या कहा कि हमें ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को यहाँ पे पढ़ना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने बात की, तो जो ये समझाना चाह रहा है, वो जो मैंने बोला आपको, ये क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अननोन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड हो, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम क्या कह देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब आप बात करते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखिए इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर मैंने बोला कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब यूज होता है आप उसे ऑर्डिनरी पढ़ देंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो उसको आप क्या कह देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। सर मैं पहले इसके आगे बढ़ने से पहले इन्हीं के एग्जाम्पल आपको समझाऊं, तो एग्जाम्पल समझाने पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला मैंने इक्वेशन लिखा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स, 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अगला मैंने इक्वेशन लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखेंगे हम, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स, 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी की सारी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। क्यों है सर, क्योंकि इन सब में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, तब यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म होगी डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। अगला एक और एग्जांपल बताता हूँ, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसके एग्जाम्पल हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक हो गया। तो पहला तो हमने ये सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप बात करते हैं तो कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। अब सर हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म और आते हैं, एक तो यूज होता है ऑर्डर। क्या यूज होता है, ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही मेरा ऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 यूज हो रहा है, वो ऑर्डर हो जाता है मेरा। बात करते हैं दूसरा डिग्री की। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, ध्यान दीजिएगा, डिग्री मे और मे नॉट भी डिफाइन।
डिग्री मतलब हमें अगर रेडिकल साइन में दे रखा है और आपका अंडर रूट के फॉर्म में दे रखा है, उसको रिमूव करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, उनको रिमूव करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होगा ना, पावर ये, उसी को हम क्या कह देंगे, डिग्री कह देंगे। उसको हम क्या कह देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कह देंगे। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, उससे पहले आपको ये बताता हूँ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, वही मैं बोल रहा था। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है उसको ऑर्डर कह देंगे। बात करते हैं डिग्री की सर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। हाँ, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज हुआ है उसकी पावर, कब, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। अब ये क्या चीज़ हुई सर, रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए वो, तभी आप कहेंगे कि उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को तब मैं देखूंगा, ये नहीं कि हमेशा देख लेंगे उसको। मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3y डी वाई बाई डी एक्स, 3y डी वाई बाई डी एक्स पावर, यहाँ पे आप 7 लिख दो, लीजिए यहाँ पे वाई क्यूब ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। एक इक्वेशन है, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो जो मुझे चाहिए थी डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझसे बात की जाएगी ऑर्डर की, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखूंगा मैं, कितना यूज हुआ है इसमें, 2। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स, तो वो ऑर्डर हो जाएगा। अगर मुझसे यहाँ पे डिग्री की बात की जाएगी तो इसमें डिग्री भी 2 ही, डिग्री कितनी लिखी है इसने, ये पावर कितनी है, डिग्री 3 हो जाएगी सर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, वही क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी सर। डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर और डिग्री दोनों बताई इसमें। एक मैंने और एग्जाम्पल जब लिखा, के टाइम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, होल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। सर देखिए, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में पावर रेडिकल्स में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन और ये बोलता है ना, देखिए इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस, इक्वेशन फ्री होनी चाहिए उससे। तो मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगर क्यूब कर देता हूँ दोनों साइड तो कुछ काम बनेगा। अगर मैं क्यूब कर देता हूँ दोनों, या क्यूब, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा फिर, पावर 2 है ना, स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा करते हैं, के स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ बन जाएगा काम। ऐसा करूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। अब ये रेडिकल साइन, फ्रैक्शन साइन सब हट गए। तो अब देखूंगा मैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है सर, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर अगर मुझसे पूछा जाएगा, ऑर्डर मुझसे पूछा जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा। और डिग्री अगर मुझसे पूछी जाएगी तो वो भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दिख रहा है ना, इसकी पावर कितनी है, ये 2 है ना। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या हो जाएंगी, इसकी 2 हो जाएंगी। और एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं जरा सा और आगे। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ऐसा, मैंने अभी बताया आपको डिग्री हमेशा डिफाइन हो जरूरी नहीं है, उसी का अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सर ध्यान दीजिएगा, ये लॉग के साथ आ गया, ये लॉग के साथ ये डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं साइन कॉस के साथ आना चाहिए।
तो यहाँ पे ऑर्डर तो आप डिफाइन कर ले जाएंगे। अगर आप मेरे से बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर कितना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज हुआ है वो 2 यूज हुआ है, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसकी डिग्री नहीं डिफाइन होगी, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री को हम समझेंगे। अब बात करते हैं हम, अगली एक चीज और लिखता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले समझाता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तब जाके आपको इसकी लैंग्वेज समझाऊंगा। एग्जाम्पल मैंने लिया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। लिखा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है सर, नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो है वाला कॉन्सेप्ट तो फिर समझ में आ ही जाएगा। क्यों नहीं है? अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ जाता है, वो भी लीनियर नहीं होगी, और इनका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर मतलब डिग्री 1 से ज़्यादा हो जाती है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। तो लीनियर कौन होगी? अब पढ़ते हैं लीनियर कौन होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होगी? तो ये लीनियर देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होगी? An ordinary differential equation is said to be linear if dependent variable and its derivative all are in first degree। पहली बात तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं वो डिग्री 1 में होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट आर अब्सेंट। जैसे इस क्वेश्चन में अब्सेंट नहीं है प्रोडक्ट, किस किस का? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम लीनियर नहीं कहेंगे। तो लीनियर नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर हो जाएगी। ये क्या होगी? मेरी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो लीनियर आपको समझ में आया। लीनियर समझने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिया, तो लीनियर अब हम समझ पाएंगे कि लीनियर क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? न तो d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है मान लेते हैं, प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसमें दोनों इन्वॉल्व हो गए, दोनों तरीके से गलत होगी। ये भी नहीं होने चाहिए प्रोडक्ट में, और इसके पावर भी 2 नहीं होनी चाहिए, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लिखता हूं मैं, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, डेरिवेटिव कुछ भी हो उसका वो जो डिग्री है ना वो नहीं होनी चाहिए 1 से ज़्यादा। 5x डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी चीज x का प्रोडक्ट हो सकता है, x से कोई मतलब नहीं है, वो क्या लिखता है उसको पढ़ो आप, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बोलता है वो। तो ये जो कंडीशन है ना सर, ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोलता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरी चीज हम एक और बात कर लेते हैं, यहीं पे एक बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे उसने वेरिएबल सेपरेबल और वो सारी चीजें पढ़ने के लिए आपसे कह रखा है, तो मैं पहले उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो क्या है, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ेंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर पहले मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लेते हैं मुझे कोई एक सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है मतलब ये y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर x प्लस b अपॉन ई टू दी पावर x, ये सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन गिवन है, तो उससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा ये कहाँ से आया? दूसरा ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कहाँ से आया? तो हम इसलिए हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद जो 12th में हमने पढ़ा था उस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। तो सर पहले फॉर्मेशन समझो आप। फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का करने के लिए जितने भी इसमें पैरामीटर यूज हुए हैं ना, उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर दो। बार डिफरेंशिएट करने का मतलब मुझे वो दोनों पैरामीटर को रिमूव करना है, तो तब जाके मैं इसके वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर पाऊंगा। जैसे इसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ तो, बी ई की पावर माइनस एक्स लिखूंगा, हाँ या ना?
इसको एक बार जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स तो मुझे क्या मिलेगा, ए ई की पावर x मिलेगा माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स मिलेगा। जब सर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या मिलेगा मुझे, अगेन क्या मिलेगा, ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर x मिल जाएगा, हाँ है ना, विथ नेगेटिव साइन। अब ये क्या चीज़ आ गई, y ही तो आ गई, ये क्या आ गया आपका, y नहीं मिला। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी मेरे पास सर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस वाई इज इक्व टू जीरो, मिली ना मिली। तो मैंने क्या कहा, पहले फॉर्मेशन आपको समझाना चाह रहा था मैं। फॉर्मेशन मतलब फॉर्म कैसे करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो फॉर्म इस तरीके से करेंगे, जितने पैरामीटर हैं उतनी बार अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो वो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब सॉरी, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, फॉर्म कर देंगे मतलब। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये कैसे आ रहा होगा, ये ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स कैसे आ रहा है, तो मैं पहले इसी पे लेके चलता हूँ आपको। मैं पहला टॉपिक इसमें आपको बता रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे ले चल रहा हूँ आपको, ले चलता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसी होती है, वो इक्वेशन बताता हूँ आपको। ऐसी इक्वेशन एफ डी इज इक्व टू एफ एक्स टाइप की जो इक्वेशन होगी। अब ये एफ डी इज इक्व टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ बताता हूँ आपको। डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स, डी की अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स को बताता है, डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स। अब समझिएगा सर, डी स्टैंड फॉर मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स है, डी को आप क्या कह रहे हैं, डी बाई डी एक्स कह रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, ध्यान से समझिएगा, ए नॉट डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू प्लस अप टू एन सोन ए एन ऑफ बाहर से y बराबर एफ एक्स। अब ये क्या लिख दिया मैंने, दोबारा दूसरे तरीके से लिखता हूँ, ए जीरो डी पावर एन वाई बाई डी एक्स पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू ऑफ y बाई डी एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू प्लस अप टू एन सॉन ए एन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन। तो इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वर्ड क्यों आया सर, जो भी ये आपको दिख रहे हैं ये कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये कांस्टेंट, कोफिशिएंट कौन होते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया जिस नंबर से वो कांस्टेंट हो गया। जैसे एग्जाम्पल आप मेरे से लिखो कहोगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4d प्लस 5 और बाहर से क्या y इज इक्वल टू ई पावर x। ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सर अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यदि मेरे पास एफ डी बराबर एफ एक्स दिया है, इसको दो तरीके के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। एक तो एफ डी बराबर एफ एक्स दिया है आपको, दूसरा आपको दिया है एफ डी बराबर 0। यदि मेरे पास एफ डी बराबर एफ एक्स गिवन हो, डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था, एफ डी बराबर, यदि मेरे पास एफ डी बराबर एफ एक्स गिवन हो तो सर जो इसका सॉल्यूशन y आता है ना, अभी हमने पढ़ा था ना, y बराबर ई की पावर x, ए ई की पावर x, बी ई की पावर माइनस एक्स, कहाँ से आया वो, उसी को निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ है, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस बात को आप समझिएगा, पहला क्या लिखा मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और यदि मेरे पास एफ डी बराबर खाली 0 हो उस साइड,
तो यहाँ इसका आंसर y बराबर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मुझे दोनों केस में निकालना है। और जो मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी निकालेंगे जब राइट हैंड साइड में आपको x का फॉर्मेट दिया हो। जैसे यहाँ पे तो दिया है x का फॉर्मेट, जरूरी नहीं कि हर जगह पे दिया होगा वो, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। एफ डी इज इक्वल टू मैंने कहा, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलती है ना सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहा मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं सर। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d की जगह पे हम m रखते हैं, d को m से रिप्लेस करते हैं। जैसे ही d को m से रिप्लेस करूंगा तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी ना, ये वाली देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसके n रूट्स आएंगे। वो रूट कैसे, ये इक्वेशन कैसे आएंगे, a नॉट m टू दी पावर n प्लस a1 m टू दी पावर n माइनस 1 प्लस अप टू एन सोन an बराबर 0 रखूंगा ना सर। मैंने कहा ये थी इक्वेशन, ऐसे समझो आप, एग्जाम्पल समझो, 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 और y बराबर राइट हैंड साइड में 0 था। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना ही निकालना पड़ेगा आपको हर एक का केस में। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन खाली खाली क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि राइट हैंड साइड में x नहीं है, x का फंक्शन नहीं है। तो अब आप समझिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कहा मैंने 2 टाइम m स्क्वायर प्लस 4 टाइम m प्लस 5, d को आप m से रिप्लेस करेंगे बराबर 0। अब आप देखो ये बनी नहीं बनी 2 डिग्री की इक्वेशन, इसके 2 रूट नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार सर इसके भी कितने रूट आएंगे, n रूट आएंगे, m1 m2 m3 अप टू एन सॉन mn रूट मिलेंगे। उन्हीं रूट्स के अकॉर्डिंग जैसे इसके किस किस टाइप के रूट मिल सकते हैं सर, देखो यहाँ से रूट हो सकता है m के दोनों मान 1,2 आए। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक ध्यान दीजिएगा, m के मान दोनों हो सकता है 2,2 आ जाए, हो सकता है m का मान 2 + 3i आ जाए, प्लस माइनस आता है हमेशा। तो इसमें हो क्या रहा है, या तो रूट डिस्टिंक्ट होंगे, या तो रूट इक्वल होंगे, या तो रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। यही तो केस बन सकता है, या तो रूट डिस्टिंक्ट होंगे, या तो रूट डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। रियल तो ये भी हैं, ये रिपीटेड रूट होंगे, या फिर रूट कैसे होंगे मेरे पास, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो मैं हर एक केस को आपको डिस्कस करके बताता हूँ। पहला केस लेके चलता हूँ इसमें, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो रूट जो आए वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट जो है आपके रियल और डिस्टिंक्ट हैं। अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो रूट कैसे हैं, सब के सब अलग अलग हैं। तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा होता है ना सर, y बराबर 0 है, तो c1 e टू दी पावर x प्लस m1x, c1 प्लस c2 e टू दी पावर m2x प्लस अप टू एन सॉन प्लस cn e टू दी पावर mnx, क्योंकि रूट अलग अलग थे। जैसे अगर इस क्वेश्चन के 2 रूट आते, वो 1,2 आते, तो 1,2 आने पे मैं इसका सॉल्यूशन कैसा लिख देता, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर x। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, m1 की वैल्यू 2 रख दी मैंने और m2 की वैल्यू 1 रख दी। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन सेकंड केस यदि मुझे क्या मिल जाए, सेकंड केस अगर मेरे पास क्या हो जाए, सेकंड केस अगर रूट क्या हो, रूट रिपीट करते हो, रूट रिपीट करते हो, ठीक है। रूट रिपीट करते हो मतलब मान लेते हैं m1 बराबर m2, 2 रिपीट कर रहे हैं, अन्य जो आपके पास है m3, m4, m5 अप टू एन सॉन mn तक ऐसे ही। तो सर उस केस में मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा c1 प्लस xc2,
c1 प्लस एक्स c2 e की पावर mx, जो ये दो तो रिपीट हो गए, उसके लिए ये लिख दिया मैंने, प्लस c3 e टू दी पावर m3x प्लस c4 e टू दी पावर m4x प्लस अप टू एन ऑन cn e टू दी पावर mn ऑफ x। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब अगर तीन रूट रिपीट कर गए, रिपीट की मैं बात कर रहा हूँ, m1 बराबर m2 बराबर m3 हो गया, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का जो तरीका मेरे पास होगा वो होगा c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ c3 e टू दी पावर mx, तीन तो ऐसे लिख दिए मैंने, प्लस c4 e टू दी पावर m4 ऑफ x प्लस अप टू एन ऑन प्लस cn ऑफ e टू दी पावर mn ऑफ x। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ये रूट लिख दूंगा मैं। ये इसी प्रकार अन्य आएंगे, तो ये x c2 है तो उसके बाद ये c3 तक गया तो x क्यूब आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जितने रूट रिपीट होंगे उनको उसी तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। रिपीटेड रूट के लिए मैंने तरीका क्या बताया आपको, जब रूट रिपीट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इतने दूर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। 2 रूट रिपीट हो रहे हो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेगा। तीसरा केस आते हैं, अगर रूट हमारे पास क्या हो, तीसरा ये भी तो केस हो सकता है, रूट आर कॉम्प्लेक्स, रूट आर कॉम्प्लेक्स। यदि सर रूट हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए तो, अगर हमारे रूट कॉम्प्लेक्स हो गए तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कभी अकेला नहीं आता है, अपने कॉन्जुगेट को अपने साथ लेके आता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप क्या हो गया तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे द्वारा लिखा जाएगा वो आएगा कितना, c1 cos, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, बाहर से क्या आएगा, e की पावर ए अल्फा लिखा है ना मैंने, e की पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। अब जरूरी नहीं है कि ये दो ही रूट हों, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन से बड़ी आ गई तो फिर उसको आगे इसी तरीके से हम लिखेंगे। सर इसी चीज को ना, अब ये चीज अगर ऐसे भी पूछ सकता है, कभी आपका एग्जाम्पल एग्जाम में वो ऐसा भी पूछ सकता है। इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये भी हुआ, ये क्या लिखा है मैंने, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स लिखा है। हाँ से ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को इस फॉर्मेट में भी हम लिखते हैं, c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस c2, या और c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2। आपके एग्जाम में ये ऑप्शन दे दिया तो आपने कहा हमने तो पढ़ा है ऐसा, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट में भी उसी ऊपर वाली चीज को इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है ऑक्सिलरी इक्वेशन को। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा सर, अब इनको मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया, पहला ही एग्जाम्पल, अभी मैंने रूट्स के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे ही हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे हम आए नहीं हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन रूट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स, 7 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी। सर ये ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 ऑफ y इज इक्वल टू 0, यही तो होती है वो, 12 ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप समझिएगा इस बात को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि एफ डी बराबर 0 है तो एफ डी बराबर 0 होने में इसका सॉल्यूशन जो आएगा केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसमें क्या लिखूँगा, एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट आपको साफ दिख रहे हैं, 3 और 4 आएंगे, तो इस इक्वेशन को सीधे लिख दूं मैं, m माइनस 3 और माइनस ही आएगा ना, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के जो मान आए ना डिस्टिंक्ट लग रहे हैं मेरे को, 3,4 दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सॉल्यूशन अगर आप लिखोगे क्या आ जाएगा, c1 e टू दी पावर 3x प्लस c2 e टू दी पावर 4, c2 e टू दी पावर 4x, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों होगा बताया मैंने अभी आपको, क्योंकि राइट हैंड साइड में केवल क्या है आपके पास, 0 है। सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं एक। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं तो ध्यान दीजिएगा, डी क्यूब ऑफ, इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे, डी क्यूब ऑफ 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इज ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये मुझे क्वेश्चन दिया है सर। तो सर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं फिर इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मैं इसकी बनाऊंगा तो वो मेरी इक्वेशन आएगी m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, 6 के फैक्टर करिए, 1 2 और 3 होंगे, इसके रूट इनमें से अलावा नहीं हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, बड़ा फैक्टर 6 भी होता है, अगर ये हो गए तो ये नहीं हुए तो फिर 6 में से इनमें से कोई 3 होंगे, और वो भी क्या प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस कोई भी हो सकते हैं। अब सर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में m की वैल्यू प्लस रखता हूँ तो प्लस तो इनको सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्लस प्लस 0 तो होगा ही नहीं। हम चेक कर लेते हैं, 1 रख के, मतलब -1 रख के, अगर -1 रख के ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो m माइनस 1 क्या होता था, अगर आपको कक्षा 7 का याद आ रहा है तो m माइनस a बराबर 0, तो m बराबर a रूट होता है, पढ़ते थे हम। तो m यहाँ पे माइनस होता है, तो इसलिए -1 अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो मतलब m प्लस 1 बराबर 0, मतलब m बराबर -1 इसका रूट हो गया कहने का मतलब। तो देखते हैं, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए -1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 बराबर 0 आ रहा ना। तो इसका मतलब सर m, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर देख लीजिए, ठीक है, जिसको आता है बहुत ही अच्छा है। तो m प्लस 1 इसका एक रूट आ गया। सर दूसरा, अगर अन्य 2 रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m प्लस 1 से इसको भाग कर देंगे। भाग करने के 2 तरीके हैं, एक तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो कि हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी पढ़नी है आपका, इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन का भी पैटर्न है। ध्यान दीजिए सर, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं अगर वो सिंसियर हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंसियर हैं, कोई भी स्टूडेंट सिंसियर है जो चाहता मैं इस एग्ज़ाम को निकालूँ और सिंसियरली अपने घर में रोज़ 2 घंटा दे सकता है, और रोज़ दे सकता है, पढ़े वो 10%, रिवीजन करे 90%, पढ़े केवल 10%, रिवीजन करे 90%। मैं बात जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, 10% और रिवीजन करें 90%, 2 घंटा रोज दीजिए आप, कम से कम इस पेपर को होने में 6 माह लगेंगे, मिनिमम 6 माह बता रहा हूँ मैं, अभी बहुत पेपर कराने आयोग ने। तो आप अभी भी कोई कुछ नहीं भी जानता है ना, तो वो भी इस पेपर को निकाल सकता है। सर मैं जो सिंसियरली बच्चा स्टूडेंट तैयार कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, मृत्युंजय क्लासेस। मैंने जो वहाँ पे कोर्स इसका बना रखा है, उस कोर्स में लगभग कोर्स फी भी मैंने बहुत कम रखी है उसकी, लगभग कोर्स 90% 80% कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। कोर्स कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ सर, ध्यान दीजिएगा। अगर आप उस कोर्स के नोट्स बना लेंगे उस कोर्स से, तो अब मैं इसके बाद उसमें सारी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया के आए हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, केवल क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे, क्योंकि थ्योरी और कंटेंट में पढ़ा चुका हूँ।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि यूट्यूब में भी मेरी बाउंडेशन है, मैं कराऊंगा तो सही, लेकिन सब कुछ यहाँ पे नहीं करा सकता सर। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा देख रहा है जिसको पेपर निकालने के लिए बिल्कुल वो निकालना ही चाहता है और तैयारी करना चाहता है, तो प्लीज़ डाउनलोड करिए, एक बार देखिए वो कंटेंट को, तो आपको पूरा उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा उसी से बनेगा, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, पूरा पेपर उससे बनेगा। अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे, पूरा पेपर वहीं से आएगा, कहीं से बाहर से नहीं आएगा, यह आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। यूट्यूब पे तो मटेरियल मिल ही जाएगा, बहुत से को मिलेगा। ठीक है, और मैं भी डाल ही रहा हूँ ये। ठीक, तो देखिए सर, तो m+1 से इसको भाग हम जब करते हैं, तो m+1 से भाग करेंगे तो एक दूसरा मैंने कहा सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ेंगे, मैं अभी उससे नहीं बता रहा हूँ। m+1 से किसको भाग करोगे आप, m³ प्लस m6 m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 को अब भाग देना तो आता ही है। जब आप भाग देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी यहाँ पे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट निकालोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ इस इक्वेशन के रूट 3 होते हैं, -1, -2, -3। तो आप निकालोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो रूट अन्य और आ जाएंगे। तो सर इसके रूट जो हो जाएंगे m बराबर -1, -2, -3। और ये क्या है, ये जो रूट है ना सर, ये डिस्टिंक्ट है। ये रूट क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है। अगर ये रूट डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम जब लिखेंगे c1 e टू दी पावर -x प्लस c2 e टू दी पावर -2x प्लस c3 e टू दी पावर -3x, ये हो जाएगा सर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन आना है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया भी, ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप अगर जाके देखते हैं तो मृत्युंजय क्लासेस करके ओम का साइन बना हुआ मिलेगा। तो वो मैं पहले भी एक बार वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो आपके उसमें गूगल प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो शौक से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी उसमें। फिर नहीं चाहेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता सर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, d² x ओवर t²। अब इसने वेरिएबल सारे बदल दिए, -3 dx ओवर dt, -3 dx ओवर dt प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये बोलता है व्हेन इसका सॉल्यूशन निकालना है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन में अंतर होता है सर, मैं अभी इनिशियल कंडीशन बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t है यहाँ पे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है। y इज इक्वल टू fx लिखते थे ना वहाँ पे, y इज इक्वल टू fx लिखते थे, तो यहाँ इज इक्वल टू y, x इक्वल टू t है, x इक्वल टू ft है। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो d² -3d प्लस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं इसको, हाँ है ना। तो जब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूँगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देखेंगे m² -3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये तो साफ पता चल रहा है, इसके रूट क्या है आपके पास, m इज इक्वल टू 1,2 है, 1,2 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सर इसका ये आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा बताइएगा, y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, c1 e टू दी पावर t, क्योंकि यहाँ पे t है ना, वहाँ x होता था, x की जगह पे यहाँ क्या है, t है, प्लस c2 प्लस c2 e की पावर 2t। ठीक है सर, ये तो आंसर आ गया। लेकिन उसने और भी कुछ कंडीशन दे रखी है, जब x को आप 0 रखोगे उस समय t 0 होगा, और जब x को 0 रखोगे उस समय dx अपॉन dt भी 0 होगा। तो दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, dy ओवर किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, dt। ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, y कैसे होगा, ये x नहीं होगा, ये x इज इक्वल टू
C1 x इज इक्वल टू C1 e रेज टू दी पावर t प्लस C2 e रेज टू दी पावर 2t होगा ना। तो dx अपॉन dt जब आप निकाल रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, C1 e टू दी पावर t प्लस 2 टाइम्स C2 e टू दी पावर 2 टाइम्स C2 e की पावर 2t ना सर। तो अब कंडीशन रखिए, जब x 0 रखते हैं तो t उस समय 0 है, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, C1 e की पावर 0 C1 प्लस C2 e की पावर C2। एक इक्वेशन ये आई। दूसरी इक्वेशन dx अपॉन dt भी उस समय 0 है जब आपके पास कौन t 0 है। तो सर मुझे तो यहाँ से ये दिख रहा है कि C1 इज इक्व टू C2 इज इक्व टू 0 आता हुआ दिख रहा है। इससे इसको घटाओगे ना तो ये दोनों के दोनों 0 आ जा रहे हैं। तो सर इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया ये। इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा x बराबर 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका, x इक्व टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एक और क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं, यहीं पे बताता हूं, फिर मैं लेके चल रहा हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। डी क्यूब माइनस 8d डी क्यूब माइनस 8d नहीं लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, d लिख के तो आसान हो जाएगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी सर, m क्यूब माइनस 8 बराबर 0। तो इसके m क्यूब माइनस 8 बराबर 0 से इसको इक्वेशन को कैसे लिखोगे फिर, m माइनस 2 का क्यूब है ना ये, m माइनस 2, अगली इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4। तो सर एक रूट तो यहाँ से 2 मिल गया, दूसरा यहाँ से मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, सिरधराचारी लगाएंगे ना, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 16/2a। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 4 बाहर लेंगे तो 4 बार ये आपके पास कितना मिलेगा यार, ये 4 2 बाहर आया ना, 3 रूट 3, ठीक है, रूट 3i, यही तो मिलेगा। तो सर इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा आप बताइए कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्व टू C1 e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस x। क्या कर रहा हूँ, ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है ना सर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, C1 कॉस बीटा मतलब अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3x, खत्म कहानी। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पे सीधे। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो सर जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस के, वो बताता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कब निकलेगा, मैंने अभी आपको बताया था, जब राइट हैंड साइड में एफ डी बराबर क्या होगा आपका, एफ डी बराबर बताइए एफ एक्स होगा, तो उस केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इन्वॉल्व होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल तब इन्वॉल्व होगा कब, जब एफ डी बराबर एफ एक्स होगा। तो एफ डी बराबर एफ एक्स में भी पहला केस में लेके चल रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल कब, उस केस में सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा अगर ऐसा हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, यही तो हम निकालते हैं, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो दोनों केस में निकालना है आपको, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हमारे पास पहला केस क्या हो, फर्स्ट ही केस मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसको। यदि हमारे राइट हैंड साइड में एफ डी बराबर ई की पावर ए एक्स दिया हो और उसमें डी की जगह पे मैं ए रख रहा हूँगा और नॉन जीरो आ रहा हो, डी की जगह पे ए रखने पे नॉन जीरो आ रहा हो, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में हम निकालेंगे ना सर, बराबर 1/fd ऑफ ई की पावर ए एक्स, इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। अब जब आप इस कंडीशन में 1/d की जगह पे आप डायरेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ डी की जगह पे आप सीधे ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए।
और ये e की पावर ax अपनी जगह पे बना रहे। क्लियर हुई बात? तो अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। मैं कहूँगा मैं खाली पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर -2x है। तो सर यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस -2 को, नहीं अप्लाई हो जाएगा ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कहाँ पे नहीं होगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ। माइनस अगर लिख देते हैं यहाँ पे, पहले वो पढ़ लेते हैं हमें। जब माइनस लिखोगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने क्या कहा, 1 अपॉन इसको आप नीचे रखेंगे, डी स्क्वायर -4 ई की पावर माइनस का 2x। जब इस a को यहाँ रखेंगे 1 अपॉन -2 का स्क्वायर -4, तो ये 4 0 हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें रखने पे ये 0 आ जा रहा है, इसलिए वो ये चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, एफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तो मेथड अप्लाई नहीं होगी। तो मेथड अप्लाई होने के लिए पहली कंडीशन आपके पास वो होनी चाहिए, कैसी, ऐसी। जैसे एक क्वेश्चन इसका उठाता हूँ मैं, हर एक मेथड को उसके क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा डी स्क्वायर, क्वेश्चन उठा रहा हूँ, डी स्क्वायर -3d प्लस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 5x। सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी तो हमने निकाल रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जब मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली थी, m स्क्वायर -3m प्लस 2 बराबर 0 रखे, तो m के दो मान आए थे। क्या क्या आए थे, 1,2। m के दो मान कौन कौन से आए थे, 1,2। तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको मैंने क्या लिख दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया था, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x लिख दिया था। तो यहाँ भी वही लिखूंगा। अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इसका। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने कहा 1 अपॉन, हम क्या रखेंगे, जो एफ डी दिया है, मतलब डी का फंक्शन क्या है, डी स्क्वायर -2d प्लस 2 ऑफ ई टू दी पावर 5x। तो अब आप क्या करेंगे इसमें सर, जो ये d है ना, उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 5x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास 1 अपॉन नीचे कितना आ रहा है, 25 -10 प्लस 2 ई की पावर 5x, 27 -10 आएगा ना, शायद ये गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ गलती होगी ना मेरे से, ये गलती, ये 3 आएगा ना सर, ये यहाँ पे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 10 2 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो सॉल्यूशन y बराबर मुझे मिलेगा, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है ना सर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर जब मैं निकाल रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मेरा c1 e रेज टू दी पावर x प्लस c2 e रेज टू दी पावर 2x आया, फिर प्लस उसके साथ 1/12 तो है ही है, e टू दी पावर 5x और जुड़ गया। दिस इज माई आंसर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। टोटल क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकालेंगे। कब मैंने कहा आपसे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने तब निकाला जब हमारे पास वो d की जगह पे वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो अगला प्रॉब्लम इसमें आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं। ठीक है, देखिए अब सेकंड केस में लेके चलता हूँ। एफ डी इज इक्वल टू आपके पास सेकंड केस में हम लेके चलते हैं एफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एफ डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स का फंक्शन है, कॉस ऑफ ए एक्स, दोनों में एक ही तरीके का हम फॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है सर, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक होता है एफ ऑफ माइनस डी स्क्वायर, एक होता है एफ ऑफ माइनस डी स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग हैं, ये और ये अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास जहाँ भी डी स्क्वायर होगा उसकी जगह पे मैं माइनस का ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
किस में, जब साइन एक्स और कॉस एक्स वाला, और बशर्ते कंडीशन यहाँ भी क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रख के वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। जैसे मेरे से कहा जाए डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, अच्छा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या है ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1/f ऑफ माइनस का ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस एक्स, चाहे साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, तो वो आंसर दोनों में अप्लाई होगा। तो सर जैसे ये था, इस क्वेश्चन में अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करोगे भी ना, तो आप सबसे पहले क्या चेक करो, कह रहा है वो, आप डी स्क्वायर प्लस 4 को चेक करो। इसकी जगह पे आप माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर रखोगे, जैसे ही ये जीरो आ जाएगा, इसका मतलब इसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साफ लिखा गया है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो मिलना चाहिए। अगर वो जीरो मिल गया तब ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगी। सर देखिए नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। देखिएगा, हाँ तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया, मैं केवल उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के दिखाऊंगा आपको। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमको पता चल गया ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू साइन का 2x, साइन का 2x ये है सर। तो ये किस टाइप का बना, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ऑफ, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे, सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपकी जो भी दिक्कत होगी इसमें क्लियर हो जाएगी। देखिए फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, केवल मैं बता रहा हूँ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जब मैं यूज करूंगा तो 1 अपॉन इसकी जगह पे डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ऑफ, यहाँ कितना है साइन 2x है। तो मैंने आपसे कह रखा केवल डी स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे, तो डी का क्या होगा, क्या होगा वो भी बताता हूँ। 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे तो माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं निकाल रहा हूँ तो बराबर 1 अपॉन, मैंने क्या कहा, माइनस 2 का स्क्वायर रखूंगा माइनस डी माइनस 2, ये ऐसे ही रहेगा, साइन ऑफ 2x आ जाएगा, साइन ऑफ 2x। तो देखिएगा माइनस 4 और ये माइनस का d माइनस का 2 ऑफ साइन 2x ऐसे रहा। अब आगे बढ़िए आप, इसको 1 अपॉन क्या लिखेंगे नीचे, माइनस डी माइनस 6 है ना, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो d प्लस 6। तो सर ये मेथड d तो होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डी स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए d मतलब डेरिवेटिव, हाँ सर, अपॉन डी माइनस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, और ये टर्म तो मेरा ऐसे ही रहेगा साइन ऑफ 2x। तो 1 अपॉन नीचे बाहर से माइनस साइन है, नीचे कितना हुआ, डी स्क्वायर माइनस 36 ये हुआ, और यहाँ पे मेरे पास d माइनस 6 तो है ही है, और यहाँ पे क्या है आपके पास साइन 2x है, यहाँ पे क्या है साइन 2x है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन नीचे जो वैल्यू आएगी, अब रख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, माइनस का 4 माइनस का 36। आप ये मेथड सीख के पहले, फिर इतना टाइम होना लगना है इसमें, इतना टाइम लगेगा तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। मैं पहले आपको मेथड सिखाने के लिए धीरे धीरे करते हैं इसको, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो मेथड सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। तो सर देखिए ये कितना आएगा फिर आपके पास, d माइनस 6 को तो ऐसे रहने देता हूँ अभी, और अंदर बाहर से कितना है साइन 2x, d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1/40 तो ये हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d माइनस 6 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 6 साइन 2x, यही तो हुआ 6 साइन 2x। तो सर कितना आएगा, 1/40 ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना होता है, 2 टाइम कॉस ऑफ 2x माइनस
cos of 2x minus 6 sin 2x, दिस इज माई पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आंसर नहीं है इसका सर, इसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी तो ऐड करेंगे। तो जब आप इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे तो तब जाके जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा आंसर कहलाएगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा सर। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब बताता हूँ मैं आपको, जरा और आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने किसके लिए केस बताया, साइन और कॉस के लिए बताया सर। अब बताता हूँ मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। इसमें तो पेज ही खत्म हो गए यार। ऐसा क्या हो गया सर, इसके पेज कहाँ चले गए। ये है एक पेज और, देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एफ डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x पावर m हो, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कैसे करेंगे, उसके लिए मैं दो फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इन फॉर्मूलों को कम से कम याद रख लीजिए। बाद में हम जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे ना, आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर्मूला मैक्लेरन सीरीज सारे एक्सपेंशन को खोल देती है। तो ये दोनों जगह माइनस है, तो ये क्या बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस अप टू एन सो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 होगा तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू एन सो अल्टरनेट सीरीज बनेगी। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाए ना सर, तो उस केस में बन जाता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस प्लस बनेगा, हाँ 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट। ये ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस की जगह पे प्लस हो जाए, जैसे इसमें हुआ वैसे ही यहाँ पे भी अल्टरनेट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो अब मैं कैसे यूज करूंगा इसका, वो एक सीधे क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया एक, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन लिया। तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 4d और बाहर से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा, एम स्क्वायर माइनस 4m बराबर 0, एम स्क्वायर माइनस 4m बराबर 0, तो m कॉमन ले लूँगा, तो m माइनस 4 बराबर 0, तो m बराबर 1 तो 0 आया, 1 4 आया। तो मैंने इससे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहा तो c1 e टू दी पावर 0x प्लस c2 e टू दी पावर 4x हुआ। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए राइट हैंड साइड में अगर x की पावर m तरीके का हो, जैसे कि इस क्वेश्चन वाले ने दिया था, डी स्क्वायर माइनस 4d ऑफ, यहाँ बाहर कितना है, एक्स स्क्वायर है सर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेता हूँ। कांस्टेंट टर्म को जब मैं बाहर लेता हूँ तो माइनस का 4d मेरे द्वारा बाहर लिया गया, तो माइनस का 4d जब मैं बाहर लूँगा तो 1 माइनस क्या बनेगा, ये बताइए, 1 माइनस डी अपॉन 4 बनेगा शायद, 1 माइनस डी अपॉन 4, और ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। सर आप ध्यान से देखिए आगे की कहानी इसकी, तो 1 अपॉन माइनस 4d तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब ये वाले टर्म को मैं ऊपर ले गया, 1 माइनस 1d अपॉन 4 रेज टू दी पावर -1, और इसके बाहर से मेरा एक्स स्क्वायर। कुछ गलती नहीं हुई है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनेगा, ठीक है। तो अब मैं जब इस एक्सपेंशन को खोलूंगा, अभी मैंने आपको बता रखा ऊपर फॉर्मूला, 1 अपॉन माइनस का 4d तो ऐसे ही रहा, अंदर ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 16 प्लस आगे वाली टर्म नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा सर, देखिए डबल डेरिवेटिव जब मैं एक्स स्क्वायर का निकालूंगा वही 0 आ गया, तो आगे वाली पावर में तो डेरिवेटिव बढ़ेगा ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा। तो 1 अपॉन 4d है, अंदर कितना आया, एक्स स्क्वायर
प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x/4, डबल डेरिवेटिव कितना होगा 2/16, ये बन जाएगा मेरे पास, प्लस आगे तो जीरो हो जाना है। अब सर -1/4 को आप बाहर ही रहने देंगे, इस d मतलब अगर d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, अगर d डेरिवेटिव को रख तो 1/d ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा ना x, तो सर इसका आंसर कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2/16 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो बताइए आंसर कितना आएगा -1/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से x³/3 होता है, प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका x²/2 प्लस 1/8 ये हो जाएगा x। तो सर ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। तो मैंने कहा कि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है सर? x³ के फॉर्मेट में अगर मैंने सही कर रखा है तो कहीं कुछ गलती नहीं हुई है तो एक्सपेंशन ऐसे ही मिलेगा मुझे, फॉर्मूला सही कर रखा है ना मैंने, ये मेरे पास हाँ इसी तरीके से मिलेगा, अगर क्या ऐसे ही मिलेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इतना करिए, फिर उसके बाद इससे अगले लेक्चर में हम इसमें मिलते हैं।